नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई या अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और यह वीडियो मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी के लिए बनाया जा रहा है। भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। तो आज हम लोग सबसे पहले जो 1600 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। और हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आखिरी में पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बन रहे हैं। पहले एक बार हम लोग इसको थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पर विचार करेंगे। 1600 ईस्वी का राजलेख। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से प्रारंभ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया है, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे, सदस्य थे। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर पर गवर्नर और उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। और इसके बाद 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस राजलेख के द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई 1726 के राजलेख द्वारा। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। इसके पहले यह विधि बनाने की शक्ति किसमें निहित थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। अब इसके आगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। चलिए, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों में भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था। कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था। कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे। कितने मुख्य केंद्र थे? कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे। पहला क्या था? इंग्लैंड, दूसरा भारत। पहला क्या था? इंग्लैंड, दूसरा भारत। तो कंपनी के महत्वपूर्ण प्रशासन की सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं भी थी, जिसका पहला नाम है निदेशक मंडल, दूसरा स्वत्वधारी मंडल। तो इस बोर्ड पर इसके आगे इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी। कितनी संस्थाएं थी? दो संस्थाएं। पहला निदेशक मंडल, दूसरा स्वत्वधारी मंडल। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थी। किसकी अंग थी? गृह सरकार की। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। पहली संस्था जो था इंग्लैंड की कार्यपालिका यानी निदेशक मंडल, इसमें 24 निदेशक होते थे। कितने निदेशक होते थे? 24 निदेशक होते थे। इसका चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्वधारी मंडल द्वारा किया जाता था। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। अब अगला बिंदु है, अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1 वर्ष के बजाय 4 वर्ष कर दिया गया। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या 24 के 1/4 यानी 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। पुनः कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक होंगे। अब अगला बिंदु है, बंगाल, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, अब उसमें क्या परिवर्तन हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा? आइए देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल, मुंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर को इन तीनों का गवर्नर बना दिया गया और शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यहां से एक प्रश्न बनता है आपका बहुत अच्छा ही,
कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कार्यकारिणी के 4 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मानसन, चौथा बरबैल। इस प्रकार से इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का थ्योरी पढ़ते हुए अगला बिंदु हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का जो बिंदु है इसको देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। प्रश्न आता है पेपर में, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो 1774 में किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य जो न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। सर एलिजा इम्पे के अलावा 3 अन्य जो न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इसका जो थ्योरी भाग था हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए कुछ प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना ध्यान देकर पढ़े हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए, वीडियो को रोककर आंसर देने का कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर सही देंगे। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट या किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा किस चार्टर के एक्ट के तहत आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों से व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया? तो उम्मीद करते हैं आपको यह बात थ्योरी में पढ़े हैं। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो प्रश्न में हल भी हो जा रहा है। तो देखिए, कहां से शुरू किए हैं? सूरत से। कहां से? सूरत से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया? तो सूरत से प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, आंग्ल भारतीय विधि संस्थाओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहां से प्रारंभ होती है? कहां से प्रारंभ होती है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। कहां से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड
इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया है? तो आंसर उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में आ गया होगा। तो 1726 के राजलेख द्वारा, 1726 के राजलेख द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो इसका आंसर उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में आ गया होगा। आइए देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।